The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. हेलो, मेरा नाम प्रवीण कुमार द्विवेदी है। इस बार यूपी पीसीएस 2021 में मेरी रैंक 6 आई है। मेरा माध्यम हिंदी था और मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी, कैसे मैंने तैयारी की, क्या मेरे अनुभव रहे इस परीक्षा के दौरान, तैयारी के दौरान, वो सब साझा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए हम अपनी स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं इस पर। तो इस पर जैसे आप जानते हैं, इसमें 3 स्टेजेज होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो हम सबसे पहले इसमें प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। इस पे जो हम जैसा कि जानते हैं 2018 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो हम सभी यूपीएससी के पैटर्न के लगभग इक्वल हो गया है इसका पैटर्न। तो हम सभी उसी हिसाब से तैयारी करते हैं। लेकिन वो तैयारी कई बार प्रीलिम्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाती है कि अगर हम यूपीएससी का पैटर्न फॉलो करते हैं तो वो कई बार नुकसान हो जाता है। ये नुकसान मुझे भी उठाना पड़ा है। मैं पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम क्लियर नहीं हुआ था। उसका कारण था कि मैं यूपीएससी जैसी प्रीलिम की इसकी तैयारी कर रहा था और मेरा जो मतलब इसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं की थी। तो प्रीलिम के लिए इसमें जो विशेष हमें ध्यान देना होता है, वो ध्यान देना होता है फैक्ट्स पर। यूपीएससी से जो हम तैयारी करते हैं वो हमारी बेसिक नॉलेज तो दे देती है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। लेकिन यूपी पीसीएस में जो यूपी स्पेसिफिक होता है और जो फैक्चुअल होते हैं, वो एक अलग डिमांड करता है, अलग प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे अलग होगा वो। तो इसके लिए जो फैक्ट्स होते हैं, उसके लिए हमें घटना चक्र बहुत ज़रूरी है और वो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में आपको हेल्पफुल होगी। जो जैसा कि मैंने देखा है कि इस बार की जो मेरी तैयारी थी 2021 को घटना चक्र पर आधारित थी। काफ़ी मतलब उससे मैंने अपना प्रीलिम को क्लियर करने के लिए काफ़ी मददगार रही। उसके बाद इस पे जो करंट होता है, तो करंट अगर हम यूपीएससी के तरीके से तैयार करते हैं, तो जैसे विजन की फॉलो कर लेते हैं या और किसी को कोई कोचिंग स्टडी मटेरियल जो चुनते हैं अपनी मैगजीन के लिए, जो करंट के लिए होता है, तो हमारा मेंस में तो काम करता है आंसर राइटिंग पे। लेकिन जो फैक्चुअल करंट अफेयर्स आते हैं यूपी पीसीएस में, जो कि यूपीएससी में नहीं आते हैं, उसमें वो उतना हेल्पफुल नहीं होता है। तो उसके लिए हमें कोई ऐसी मैगजीन चाहिए जो जैसे घटना चक्र हो गई, जिसमें पिछले 6 महीने का जैसे हमने करंट अफेयर्स कर लिया हमें। और ये भी ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स 6 महीने पे ही जोड़ दीजिए। उसके पीछे करंट अफेयर्स बहुत ही रेयर आता है। वो टाइम और जो उसका बेनिफिट होता है, वो रेशियो बहुत ही कम होता है, जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है। तो जब ये करंट के लिए आप घटना चक्र या यूट्यूब चैनल होते हैं जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उनका जो लास्ट में मिनरल्स डेटा आता है, एग्रीकल्चर डेटा आता है, या उनका जो इकोनॉमी का वीडियो होता है, इसमें बजट वो काफ़ी कवर करते हैं। तो उससे मतलब अब हमारा टाइम बचता है लास्ट की प्रिपरेशन के लिए और एकदम लेटेस्ट डेटा मिल जाता है, जो जल्दी से अवेलेबल नहीं होता है, किताबों में पुराना डेटा दिए होता है। तो प्रीलिम के लिए ये एक करंट और दूसरा घटना चक्र को आप यूज कीजिए। यूपीएससी के अलावा जो करना है हमें, इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो आप टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इससे हम कर सकते हैं। और जो गेस वर्क जो सीखना होता है, क्योंकि हम वहाँ पे अगर आप सोचें कि जैसे 95-90 कट ऑफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम प्रिपरेशन करते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 90-100 क्वेश्चंस आते रहते हैं हमें। तो कई बार होता है क्वेश्चन कम आ रहे होते हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए आपका गेस वर्क सही होना चाहिए। हमें लगभग 120 अटैम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन। अगर आप 100 के ऊपर कर ले रहे हैं एकदम क्लियर तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर 100 से कम जा रहे हैं आप 95 के आसपास, तो आपको अपना अटैम्प्ट जो होने चाहिए क्वेश्चन के, लगभग 120 तक ले जाने चाहिए। तो उसके लिए जो गेस वर्क होता है, कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं और उससे अपना सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, तो वो आपको ये टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आती है। तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम के लिए। मार्केट में आती हैं, इनकी जो मटेरियल आता है उससे आप ले सकते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो इसके लिए बुक्स होंगी तो वो अभी वीडियो में आगे मैं शेयर करूँगा। अब प्रीलिम के बाद जैसे हम जानते हैं कि मेंस होता है। मेंस की आंसर राइटिंग, मतलब मेंस की जो की है वही आंसर राइटिंग है। अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है तो मेंस आपका निकलेगा और वो अच्छे नंबरों से निकलेगा, जिससे आप न सिर्फ मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, बल्कि अपनी रैंक भी अच्छी कर पाएंगे उसमें। तो आपकी जो रिक्वायर्ड, जो आपकी अपने जो जॉब से प्रोफाइल्स आप चाहते होंगे अपने जीवन में पाना, एसडीएम या जो भी चाहते हैं, तो आप अच्छी रैंक के साथ उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं स्पेशली हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हमें जब आंसर राइटिंग हम करते हैं तो सामान्यतः जीएस में इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थियों के मुकाबले थोड़ा सा हम नुकसान में होते हैं। लेकिन जैसा कि मेरी रैंक है रैंक 6, वो हिंदी माध्यम के साथ आई, तो ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते हैं।
तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी भी कर सकते हैं, अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग में आपको कुछ मतलब विशेष चीज़ों का ध्यान देना है कि आपको हर क्वेश्चन में क्या चीज़ें ऐड करनी है, जिससे जो मार्क्स हैं तो आप एवरेज से ऊपर आपको 1 मार्क या 2 मार्क्स ये आपको इम्प्रूव करके मिल जाएँ। तो वो आप जानते हैं 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से वो काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो मैं आंसर राइटिंग में आपसे कहूँगा कि आप, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जो क्वेश्चन आंसर का स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो में आप जैसे क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रो के लिए क्या कर, और सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ें। आप क्वेश्चन को देखते ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस होता है, कई बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि ये आ रहा है बिल्कुल, लेकिन उसमें एक्चुअल में पूछा कुछ और गया होता है, हम लिख कुछ और देते हैं। तो आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ें कम से कम, उसके पार्ट्स देख लें कि उसमें कितने पार्ट्स हैं, उस हिसाब से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए, आंसर का स्ट्रक्चर। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले बॉडी पे हमें काम करना चाहिए। तो बॉडी पे हम क्या कर सकते हैं कि बॉडी को आप सब हेडिंग में आंसर लिखना शुरू कीजिए, मतलब सब हेडिंग में आंसर लिखने की आदत डालिए। जैसे हमारा जो सिलेबस ही है वो उसी हिसाब से सिलेबस को, उसी में हमें अपने आंसर को भी स्ट्रक्चर करना है। जैसे सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इंटरनेशनल अगर कोई डाल सकते हैं हम पॉइंट उस पर, या कोई कमेटी का नाम डाल सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई कमेटी हो, या फिर कोई जैसे अपना कूटनीतिक कोई मिशन हो गया, या यूएन में अगर कोई हेल्पफुल उससे रिलेटेड कोई चीज़ आ गई, या डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, और टेक्नोलॉजी। ये कुछ 5-6 पॉइंट होते हैं जिस पे आप अपने लगभग इस पॉइंट आप इनमें से 4 पॉइंट हर क्वेश्चन डिमांड करेगा कि इसमें से 4 पॉइंट हम उसमें ऐड कर सकते हैं आपको। और 4-5 पॉइंट से ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं होता है उसमें, किसी भी आंसर में एक पार्ट जो होता है। उसके बाद जब कंक्लूजन करते हैं तो कंक्लूजन में आप जैसे 20 क्वेश्चन होते हैं तो उस पर आप एक ही पैटर्न पे मत चले जाइए। जैसे लोग कहते हैं कि एसडीजी गोल्स को हम डालते रहेंगे, तो हर बार आप अगर क्वेश्चन में एसडीजी गोल्स आंसर में कंक्लूजन में करेंगे तो एक आयामी हो जाएगा। तो उससे जो हमारे मतलब कॉपी चेक करने वाले होते हैं तो नंबर उसमें हम ऐड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि जैसे सेकंड ARC की रिकमेंडेशन हो गई, वो आप डाल सकते हैं उसमें। आप किसी कमेटी के नाम, जैसे हमारे सब टॉपिक होते हैं, जैसे हमारा जैसे पेपर 2 में सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, या माइक्रो क्रेडिट से संबंधित ये GS3 में क्वेश्चंस आते रहते हैं हर बार। तो आप माइक्रो क्रेडिट के लिए बांग्लादेश का एग्जांपल डाल सकते हैं। हेल्थ वाला आ जाता है तो उस पर आप थाईलैंड का एग्जांपल डाल सकते हैं। जैसे हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी पोजीशन काफ़ी नीचे आई है, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं भुखमरी से संबंधित, तो उसमें आप थाईलैंड का एग्जांपल डाल सकते हैं, उन्होंने किस तरह से इसको बेहतरीन तरीके से काबू किया है। UBI यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, जैसे उसमें आप बोल्सा फैमिलिया, ये एग्जांपल इंटरनेशनल एग्जांपल है। कमेटीज आ जाती हैं तो आप बैंकिंग से जब संबंधित सवाल आते हैं तो आप उसमें PC नरसिम्हन कमेटी, PJ नायक कमेटी, ये सब डाल सकते हैं। तो ये जब हम डालते हैं कमेटी के नाम या सेकंड ARC का रिकमेंडेशन, या पेपर 2 के लिए मैं सबसे ज़रूरी कहता हूँ कि जो लक्ष्मीकांत हम सभी पढ़ते हैं, उसमें जो पीछे एक चैप्टर दिया है वो संविधान की समीक्षा के लिए जो राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था, वो चैप्टर हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम उसके रिकमेंडेशन देखें तो उसमें पेपर 2 के लगभग आधे पोर्शन को उसने कवर किया हुआ है रिकमेंडेशन से। तो अगर आप उस संविधान की समीक्षा के लिए जो राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया है उसके रिकमेंडेशन अगर हम पढ़ लेते हैं हर चैप्टर के हिसाब से, जिसमें RPA हो गया, या न्यायपालिका हो गई, जुडिशरी हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, हमारा लेजिस्लेचर हो गया, तो उसमें सभी के लिए रिकमेंडेशन की हुई है। तो वो रिकमेंडेशन अगर हम डाल देते हैं तो उससे आपका जो आंसर होता है वो दूसरों से अलग हो जाता है। तो और अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो आपके लिए और बेनिफिट हो जाएगा उसमें, कम से कम आप मतलब बराबरी पे आ जाएंगे जो इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं। तो हमें कुछ अलग डालना होता है अपने आंसर में हिंदी माध्यम के लिए, तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं। और इसके बाद GS4 जो होता है वो 1, 2, 3 से अलग होता है। तो GS4 के लिए हमें थोड़ा अलग तैयारी करनी होती है। जैसे अगर आप UPSC की तैयारी सिर्फ कर रहे हैं तो UPSC से जो GS4 होता है वो बहुत ही डिफरेंट आता है। मैं UPSC और UPPCS का GS4 का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो GS1, 2, 3 तो लगभग सेम होता है, लेकिन 4 का काफ़ी डिफरेंस होता है। जहाँ UPSC में केस स्टडीज आधा पोर्शन कवर करता है, वहीं अपने PCS में केस स्टडीज बहुत कम होती है, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए आप लेक्सिकॉन की बुक जो है उसे रेफ़र कर सकते हैं और इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी। इसे देख सकते हैं, इसमें आप जो कोटेशन होते हैं हमारे जो बहुत मतलब जो महान व्यक्ति हैं या पीछे के जो दार्शनिक हैं, आप APJ कलाम की देख सकते हैं, महात्मा बुद्ध की देख सकते हैं, महात्मा गांधी की देख सकते हैं। महात्मा गांधी की कोट्स को आप एकदम अक्षरशः रट लें, उन्हें याद कर लेना चाहिए। वो ना सिर्फ आपको ऐसे में हेल्पफुल होता है बल्कि GS4 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब इसके बाद हम ऐसे की बात कर लेते हैं। इसमें ऐसे और हिंदी ये दोनों भी मतलब स्कोरिंग एरियाज होते हैं,
मेंस के लिए। तो हिंदी के लिए आप लूसेंट से पढ़िए और उससे मतलब जो उसकी वोकैबुलरी है, अपने जो मुहावरे होते हैं या ये जो आते हैं विलोम विलोम, तो इन्हें मतलब काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मार्किंग होती है। आपका सही होगा तो पूरे नंबर मिल जाएंगे और ये आपका स्कोर काफ़ी बढ़ा देगा। ऐसे के लिए हमें ऐसे में हम अगर चाहें तो ऐसे में आप कोटेशन का यूज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक वो आपके मार्क्स इंप्रूव करेगा। सेकंड ARC रिकमेंडेशन आप यूज कर सकते हैं। और जो डाटा सीट एक हमें तैयार कर लेनी चाहिए, ये पूरे मेंस के लिए प्रिपरेशन के दौरान आंसर राइटिंग जो हम कर रहे हैं, तो हमें एक डाटा सीट तैयार कर लेनी चाहिए। जो आप अपना सिलेबस देखिए, उसके सब टॉपिक देखिए, हर सब टॉपिक के लिए डाटा सीट अपने पास प्रिपेयर रखिए और उससे कॉन्साइज फॉर्म में रखिए कि मतलब एक डाटा ऐसा रखिए जो आप कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी और ये डाटा जो होने चाहिए वो अच्छी संस्थाओं के होने चाहिए। उन संस्थाओं का नाम भी हमें रिकमेंड कर मतलब डालना चाहिए आंसर के दौरान। जैसे अगर आप हंगर का डाटा डाल रहे हैं तो हंगर इंडेक्स बोल के उस डाटा को डालिए कि इसमें भारत की क्या रैंकिंग रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसे में आप इनोवेटिव आइडियाज़ डालिए। उसमें आप एक रिटन मतलब एक पैटर्न को मत फॉलो कीजिए किसी की कि ये एक पैटर्न पे हम डालेंगे या कुछ फिक्स करके आप जाएं। आप उसमें अपने आइडियाज़ दीजिए, किसी कमेटी के रिकमेंडेशन को देने के बजाय या किसी अन्य कोचिंग स्टडी मटेरियल में जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उनके बजाय अगर आप अपना आइडिया कुछ डालते हैं उसके कंक्लूजन में, तो उसमें आपके मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि ऐसे में एक पैटर्न में काफ़ी चेक करते जो परीक्षक होते हैं वो थोड़ा बोर हो जाते होंगे, तो अगर वो कुछ इनोवेशन देखते हैं उसमें, तो उससे आपके जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ने की संभावना काफ़ी होती है। और इसमें हम कोटेशन का आप ज़रूर यूज कीजिएगा और डाटा का यूज कीजिए। और ऐसे में आप अगर चाहें तो फ्लो चार्ट या जो डायग्राम होते हैं उनसे थोड़ा बचने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसे में ये नंबर इम्प्रूव नहीं करता है, कुछ ये निगेटिव डाल सकता है। लेकिन जब हम GS की आंसर राइटिंग करते हैं 1 2 3 4 की, तो उसमें आप जो फ्लो चार्ट होते हैं, डायग्राम होते हैं, इन्हें आप जितना अधिक से अधिक यूज कर सकें। मेरी यही मतलब सलाह है और मैंने जो अनुभव किया है कि अगर आप फ्लो चार्ट यूज करते हैं, डायग्राम यूज करते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपका टाइम बचता है बल्कि आपका जो आंसर होता है वो काफ़ी रोचक हो जाता है, देखने में आकर्षक हो जाता है। रिसोर्सेस हमारे वही होंगे, बेसिक आप NCERT से शुरुआत कर सकते हैं, एक बुनियादी समझ बना सकते हैं। और इसके अलावा हम देखें तो जो स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो करते हैं, जो ऐसे हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर की बुक हो गई। इसके अलावा UP PCS के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, प्री के लिए आप ज्योग्राफी के लिए महेश बर्नवाल की जो बुक आती है आप उसे फॉलो कीजिए। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं प्रीलिम के लिए बात कर रहे हैं, प्रीलिम के लिए क्या रिसोर्सेस होने चाहिए। इसके अलावा आप इकोनॉमी के लिए मृणाल के वीडियो देख सकते हैं, मृणाल सर के, वो एक बेसिक समझ सबसे बहुत ही बेहतरीन वीडियो होते हैं उनके, वो आप बुनियादी समझ इससे बना सकते हैं। साइंस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा प्रीलिम के लिए आप लूसेंट जो आती है, लूसेंट की जो विज्ञान की बुक होती है आप उसे ही फॉलो करें। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए आप जैसे हम देखते हैं कि कई सारे कोचिंग के स्टडी मटेरियल होते हैं लेकिन वो बहुत ही बल्की होते हैं और उनमें जो कॉन्सेप्ट में बहुत ही डीप कॉन्सेप्चुअल वो चले जाते हैं, जो कि आवश्यक नहीं होता है PCS के लिए। तो आप इसके लिए परीक्षावाणी की किताब आती है या दृष्टि की पब्लिकेशन की आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बुक ले सकते हैं, वो आपके लिए इसमें काफ़ी मददगार होगी। अब इसी में हम रिसोर्सेज में अगर हम देखें तो प्रीलिम के लिए आप घटना चक्र जो होता है, घटना चक्र आप लगभग सभी विषयों से संबंधित जो घटना चक्र हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनके सवालों को देखिए क्या पैटर्न फॉलो होता है। PCS में कोई क्वेश्चन रिपीट होने का काफ़ी पैटर्न होता है, तो आप उससे अगर जाएंगे तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप घटना चक्र से आंसर में क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र को मैं जैसे मेडिवल हिस्ट्री होती है तो मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैं घटना चक्र को रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके लिए आप जो लूसेंट होता है, क्योंकि उसमें आर्ट संबंधित जैसे स्थापत्य संबंधित या हमारा कला से संबंधित और भी जो क्वेश्चन होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस होता है, तो आप उस पर ध्यान देने के लिए आप लूसेंट की जो हमारी बुक होती है जनरल नॉलेज की, तो आप लूसेंट से वो पोर्शन कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जो युद्ध होते हैं या कई सारे जो टेबल्स होते हैं कांग्रेस के अधिवेशन के, उनके अध्यक्षों के या हमारे जो वायसराय होते हैं, इनके लिए भी लूसेंट में बहुत ही क्रमवार तरीके से दिया गया है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम जो मेंस के रिसोर्सेज हैं, मेंस के लिए हम क्या प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें, उसे देखते हैं। तो मेंस के लिए अगर आप GS1 को देखें तो GS1 में हिस्ट्री पोर्शन के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की राजीव अहीर की बुक ले सकते हैं। मेडिवल को आप ज़्यादा मतलब उससे जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है, तो मेडिवल को आप जो आपने प्रीलिम में देखा था उसी हिसाब से आप उसको ज़्यादा उसमें
जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप वही रख सकते हैं। इसके अलावा जो एंशिएंट में हमारा जो आर्ट एंड कल्चर होता है, तो उसके लिए ये नितिन सिंघानिया सर की बुक है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना होगा कि आप जो एनसीईआरटीज़ में जो हम देखते हैं अपना आर्ट एंड कल्चर, आप सिर्फ उसे ही अगर कवर कर लें, और जो हमारी वेबसाइट हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट हैं जो, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से आर्ट एंड कल्चर में क्या अपडेट्स हैं अपने, क्या इसलिए अपने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, जो अपना डांस एंड सिंगिंग फॉर्म्स होती हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जैसा आपने देखा, आप बेसिक एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं जो 11वीं-12वीं की होती हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट वेबसाइट हैं उन पे जा सकते हैं। इसके लिए आप ज़्यादा डीप रिसर्च करने की कोशिश न करिए, या कोई बहुत ही मोटी बल्कि बुक पढ़ने का प्रयास न कीजिए, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और वो उन्हें मतलब कवर कर पाना उस सिलेबस को बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, उससे जो बेनिफिट होता है वो मिल नहीं पाता है। तो आप सिर्फ अपने को इसमें सीमित रखिए। और ख़ास बात GS1 की ये होती है कि ये यूपीएससी से अलग जो पीसीएस में होता है, तो इसमें जो हमारा यूपी स्पेशल होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। इसमें मतलब ज्योग्राफी में भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन होते हैं, जो आर्ट्स फॉर्म्स होती हैं, डांस फॉर्म्स होती हैं, वो भी यूपी स्पेशल ही होती हैं। तो यूपीएससी से अलग हमें इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यूपी स्पेशल एक बुक आती है परीक्षावाड़ी की, वो बहुत ही मतलब इसके लिए मोर देन सफिशिएंट होती है, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी के लिए आप खुल्लर सर की बुक आती है, उसे फॉलो कर सकते हैं, या माजिद हुसैन की बुक आती है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। सोशल जो पार्ट होता है, सोसाइटी से जो रिलेटेड पार्ट होता है, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विजन का जो स्टडी मटेरियल होता है, उसमें जो सोसाइटी से रिलेटेड पार्ट है, आप उससे कवर कर लें उसे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और इसी में ज्योग्राफी में हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट होता है, तो उसके लिए आप सेकेंड ARC को रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर विजन का स्टडी मटेरियल होता है, आप उसे भी रिकमेंड कर सकते हैं, उसे रेफ़र कर सकते हैं। अब आते हैं GS2 पे। GS2 के लिए जैसा आप जानते हैं कि पॉलिटी पोर्शन के लिए हमें लक्ष्मीकांत से आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती, लक्ष्मीकांत से उसके लिए सफिशिएंट है लक्ष्मीकांत की बुक। इसके बाद इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो पोर्शन है, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर को अपना मेन मतलब बेस बनाइए। इसके अलावा जो हमारी मैगज़ीन होती हैं, विजन की हो गई मंथली मैगज़ीन, या और भी जो भी मैगज़ीन आप फॉलो करना चाहें, तो उससे अपना बना सकते हैं, मतलब बेस तैयार कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई बुक वगैरह मैंने नहीं पढ़ी है, और इसके लिए कोई मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए बुक। आप सिर्फ जो न्यूज़पेपर हैं और जो मैगज़ीन होती हैं, या फिर आप विजन के स्टडी मटेरियल की इसमें भी हेल्प ले सकते हैं, उससे भी आप अपना एक बेसिक समझ बना सकते हैं। इसके अलावा GS3 के लिए हम देखें तो आप मुनल सर का वीडियो, आप उसमें इकोनॉमी की बेसिक समझ बना सकते हैं। इसके अलावा रमेश सिंह की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी करके, तो वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगी इसमें। और साइंस के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है इसमें, आप साइंस के लिए न्यूज़पेपर पे डिपेंड कर सकते हैं, या जो आप इंटरनेट से आप मदद ले सकते हैं। जो भी हमारे टर्म चल रहे होते हैं, जो भी जैसे 5G हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या इसरो के बारे में आप देख सकते हैं, हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं उन पे, या भारत ने क्या तरक्की की है विज्ञान में, ये सब आप इंटरनेट से आप इसे अगर मैनेज करें तो ज़्यादा बेहतर है, किसी बुक पे जाने के बजाय। बुक से आप एक बेसिक समझ बना पाएंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि होगी, और आप टाइम टेकिंग काफ़ी होगा, और उससे क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी कम होती है, क्योंकि ये बहुत ही वाइड स्प्रेड चीज़ है। करंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जैसे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात हम करें, तो आप जैसे खुल्लर की सर की किताब पढ़ते हैं ज्योग्राफी की, तो उसमें भी वो कवर किया हुआ है। इसके अलावा आप इसके लिए परीक्षावाड़ी की जो मैंने प्री के लिए किताब बताई थी, आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए उसके साथ जा सकते हैं। पॉल्यूशन आदि के लिए आप अगर जैसे तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आप फैक्ट शीट तैयार कर लीजिए। जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे ओजोन लेयर के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ये फैक्ट शीट में आपके होना चाहिए। समुद्र में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए जैसे लंदन कन्वेंशन हो गया, मार्पोल कन्वेंशन हो गया, ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर लिटर प्रोजेक्ट, इस तरह से आप अपनी एक फैक्ट शीट तैयार कीजिए कि ग्लोबली क्या हो रहा है वहाँ पे। ये आप न्यूज़पेपर से तैयार कर सकते हैं, या मंथली मैगजीन से तैयार कर सकते हैं। जब आप ये मैगजीन पढ़ रहे हो तो उस वक्त उसे अंडरलाइन कर लीजिए, उसे अपने फैक्ट्स में लिख लीजिए। ये GS3 की बात हो गई। अब GS4 की हम बात कर लेते हैं। GS4 के लिए मैं एक ही किताब आपको रिकमेंड करूँगा, लेक्सिकॉन की एथिक्स की बुक आती है। अपना PCS में थ्योरी पे ज़्यादा चूँकि जोर दिया जाता है, तो आप लेक्सिकॉन की बुक को बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। और केस स्टडीज़ के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी टेस्ट सीरीज के द्वारा, या आप कोई जैसे हमारे जो मैगजीन आती हैं उसमें भी क्वेश्चंस दिए होते हैं। आप इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मदद करेगा केस स्टडीज़ में।
लेकिन इसमें केस स्टडीज़ काफ़ी कम होती हैं, तो आप थ्योरी पोर्शन को ज़्यादा मतलब महत्व दें। इसके लिए आप सेकंड ARC बहुत ही ज़रूरी है GS4 के लिए, खास करके GS2 और GS4 में सेकंड ARC बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर राइटिंग में। तो आप सेकंड ARC को देख लीजिए। उसमें जो हमारा सत्यनिष्ठा या प्रॉपर्टी इन गवर्नमेंट से इससे जो रिलेटेड टॉपिक होते हैं तो उन्हें आप सेकंड ARC से देख सकते हैं। जो रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए थे वो रिसोर्सेज की लिस्ट बस यही है, आप इतना ही फॉलो कीजिए, एक बेसिक समझ बनाइए, जो आपका मतलब रिसोर्सेज हैं उसे कॉन्साइज रखिए। जैसा कि और सभी टॉपर कहते हैं, बात वही है कि आपको एक ही रिसोर्स ज़्यादा बार पढ़ना है, बजाय इसके कि ज़्यादा रिसोर्सेज को आप एक बार पढ़ें। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की सबसे जो मेन की है वो आंसर राइटिंग है। आप आंसर राइटिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। रिसोर्सेज के लिए इतना ही है, आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो मेरे लिए मददगार साबित हुआ है 2021 में, जो मैंने इन्हें फॉलो किया है। आप इसे फॉलो करके आपके लिए भी हेल्पफुल होगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। Welcome to Lukman IAS. Study General Studies with Lukman IAS for building comprehensive knowledge. GS paper 2 and 4 will be taken by S. Ansari and other papers will be covered by renowned faculties. Live classes are as effective as offline classes. The classes are highly interactive in nature. Your doubts and queries will be addressed and there will be dictation of notes. In the last 10 years, Lukman IAS has set up a niche in the field of UPSC guidance. इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू में आप उसकी प्रिपरेशन के लिए आप इंटरव्यू सबसे ज़रूरी है कि आप अपने आप को जानें, अपनी कमज़ोरियों को जानें, अपनी अच्छाइयों को जानें, अपनी स्ट्रेंथ को जानें। आप ट्रुथफुल रहें अपने आप से भी और पैनल के सामने भी। तो इंटरव्यू के लिए आप मॉक दे सकते हैं। मॉक इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वो आपको जो एंग्जाइटी होती है बोर्ड के सामने जाने की या अपने को एक्सप्रेस करने की, उसके अलावा कई बार हमारे जो बॉडी एक्सप्रेशन होते हैं, उंगलियों की जो या हमारे हाथ पैर हिलना, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तो उस प्रेशर को जो डिरेल करना होता है, उस प्रेशर को अपने समेटना होता है, उसे हैंडल करना होता है। तो आप मॉक के ज़रिए उसकी अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप इंटरव्यू के पहले, जब भी इंटरव्यू हो आपका, तो उसके पहले कम से कम 2 मॉक ज़रूर दे दें। और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए आप ख़ास तैयारी क्या करें, तो उसके लिए आप अपने क्षेत्र के बारे में, अपने गांव के बारे में, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं उसके बारे में आप बेहतर नॉलेज जुटा लें। वहाँ की क्या समस्याएं हैं, समस्याएं अगर आप जानते हैं तो पैनल आपसे तुरंत वहाँ पे जिक्र करेगा उनके सुझाव के लिए, समस्याओं के निदान के लिए। तो वो आपको पहले से तैयार रखना होता है उन सब क्वेश्चंस को। और इसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ पैनल पे जाने पर आप काम रहिए, शांत रहिए, अपने आप को संयमित रखिए, बॉडी एक्सप्रेशन ज़्यादा, हाथ आप ना उठाइए, उन्हें ज़्यादा मत हिलाइए। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए, उसके बाद अपना आंसर कीजिए। इसके अलावा कई सारी चीज़ें जैसे बताई जाती हैं कि आप बोर्ड में सभी मेंबर्स को वैसे देख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर के दौरान, या कई बार आप सुनेंगे कि कहा जाता है कि आप जिसको आंसर कर रहे हो सिर्फ उन्हीं को देखिए। तो ये आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा जो इंटरव्यू के लिए मैं और बताना चाहूँगा कि आप जैसा मॉक में देखते हैं या जो यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहते हैं मॉक के, तो वो उनसे जो अंदर जो इंटरव्यू हो रहा होता है, जो हमारा मतलब रियल इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे जो पैनल होता है वो बहुत ही फ्रेंडली होता है। तो आप ये जो मॉक देख के आप अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए कि वहाँ पे आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी या किसी क्वेश्चन पे आपसे बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन कर दिए जाएंगे, आपको असहज स्थिति में डाला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो अंदर का हमारा जो पैनल होता है वो बहुत ही फ्रेंडली होता है, वो बहुत ही सपोर्टिंग होता है। तो वहाँ पे अगर आप कहीं फंसते भी हैं तो भी आप वो अपनी राह बताते हैं कि कहाँ से आप उसमें मतलब आंसर कर सकते हैं, बहुत ही सहयोगी होता है। तो इंटरव्यू के लिए कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास जब रिज़ल्ट आता है मेंस का तो उसके बाद लगभग 1 महीने का समय होता है, इसमें आप 2-3 मॉक दे दीजिए। इसके अलावा अपने बारे में बेहतर जानकारी रखिए अपनी, क्योंकि वहाँ पे आपके व्यक्तित्व से जुड़े सवाल वो पूछते हैं। वो जो डेप्थ होता है उससे आप बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो डेप्थ से निकलते हैं ज़्यादातर। अपने ऑप्शनल को तैयार रखिए वहाँ पे, क्योंकि ऑप्शनल से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा जो करंट हमारे इशू चल रहे होते हैं तो उन्हें आप एक बेसिक तरीके से तैयार कर लीजिए। कोई बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए होती है इंटरव्यू के लिए कि आप सोचें हम बहुत ज़्यादा पढ़ के उसमें जाना चाहते हैं, तो इसमें इतना डीप नॉलेज नहीं चाहिए होता है। करंट के क्वेश्चन होते हैं लेकिन काफ़ी कम होते हैं। आपके व्यक्तित्व से जुड़े और डेप्थ से जुड़े इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और जो समसामयिक बहुत ही
मतलब बेसिक मुद्दे होते हैं शिक्षा से जुड़े या महिला सशक्तिकरण से जुड़े या अपना वर्क और लाइफ का जो जैसे वर्क हमारा जो बाहर जो हमारा प्रोफेशनल वर्क होगा, इसके अलावा जो हम अपनी लाइफ को कैसे उसके साथ बैलेंस कर सकते हैं, इन सब से जुड़े क्वेश्चन होते हैं। तो इंटरव्यू के लिए आप यही सारी चीज़ें ध्यान रखिए। जैसे मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मेरा ऑप्शनल मैथ था, इसके अलावा मेरा जो ग्रेजुएशन था वो भी मैथ से था। तो उन्होंने पूछा था कि आप मैथ का एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कैसे कर सकते हैं, तो ये पूछा गया था। तो और इसके अलावा उन्होंने पूछा था जैसे अमृत महोत्सव हमारा चलाया जा रहा है, तो अमृत महोत्सव को आप कैसे, आप एसडीएम हैं अगर, तो अमृत महोत्सव को कैसे आप ज़िले में प्रचार प्रसार कर पाएंगे, कैसे जनता की भागीदारी को इसमें सुनिश्चित कर पाएंगे। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही बेसिक होते हैं, वहाँ पे कोई टफ़ क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा करंट से जैसे मुझसे पूछा गया था कि बीएसएनएल में उस दौरान सरकार ने उसकी में इक्विटी डाली थी, मतलब पूंजीकरण में उसमें काफ़ी अपना फंड दिया था। तो उसको पूछा गया था कि बीएसएनएल क्यों ज़रूरी है, सरकार क्यों ऐसा कर रही है, जबकि प्राइवेट जो हमारे प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर सेवाएं दे पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी मतलब बहुत ही कठिन नहीं होते हैं, और उनका जवाब कोई बहुत ज़्यादा आप अगर सोचें कि हमें कोई रॉकेट साइंस की उसके लिए तैयारी करनी है तो वो ज़रूरी नहीं होता है। आप सामान्य एकदम तैयारी कीजिए और वहाँ पे सामान्य रहिए, शांत रहिए, वहाँ पे आराम से अपने आप को काबू मतलब नियंत्रित रखिए। बढ़िया एक्सप्रेशन आपके अच्छे होने चाहिए, मुस्कान रखिए अपने चेहरे पर। और दूसरी चीज़ एक ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पे ब्लफ़ करने का प्रयास न कीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा पैनल होता है वो बहुत ही अनुभवी होता है। तो आप अगर ब्लफ़ करेंगे तो वो आपके बॉडी एक्सप्रेशन से, बॉडी मूवमेंट से, वो फेशियल एक्सप्रेशन से वो समझ जाएंगे कि आप वहाँ पे ब्लफ़ कर रहे हैं। आप सीधे उसको नो कर सकते हैं, पोलाइटली सॉरी बोल सकते हैं उसके लिए, या कह दें कि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आपको इससे आपके जो मार्क्स होंगे इंटरव्यू के उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपको वहाँ पे सच बोलना है, एकदम अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से प्रस्तुत करना है कि आप वहाँ एक अधिकारी बनने के योग्य हैं। यही मुख्य रूप से इंटरव्यू के लिए यही चीज़ें ज़रूरी हैं, और इसमें ज़्यादा कोई करने की आवश्यकता नहीं है आपको परेशान होने की। वो बेहतर ही जाएगा इंटरव्यू आपका। जब आप सिर्फ इतना कर लें, बेसिक एक जो भी करंट में चल रहा हो वो तैयार कर लें, अपना डेक तैयार कर लें, अपने बारे में बेहतर तरीके से जानें, और समसामयिक जो बहुत ही बेसिक मुद्दे होते हैं उन पे एक अच्छी समझ रखिए। वहाँ पे शांत रहिए इंटरव्यू के दौरान, अपनी बॉडी एक्सप्रेशन को मतलब रेगुलेट कीजिए बेहतर तरीके से, पोलाइट रहिए वहाँ पे। बस यही ज़रूरी है इस इंटरव्यू के लिए। कई सारे एस्पिरेंट्स इस दुविधा में रहते हैं कि हम इसके लिए कोचिंग करें या ना करें। तो कोचिंग करना या ना करना कोई मतलब, मैं कोचिंग को ये नहीं कहूँगा कि कोचिंग करना ज़रूरी ही है या आप कोचिंग के ही बल पे इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली है। हाँ, कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं होती है, लेकिन ये आपका टाइम ज़रूर बचा सकती है। कोचिंग से बेहतर है अगर आपके पास कोई मेंटोर हो, कोई आपके सीनियर हो जो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो या क्वालिफाई कर चुके हों, आप उनकी सलाह ले सकते हैं। तो मैं कोचिंग के लिए इसके लिए कोई अधिक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसके लिए। और इसके अलावा सोशल मीडिया की जैसे बात होती है कि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें या ना रहें, ये छोड़ दें, तो आप सोशल मीडिया को आप चालू रख सकते हैं, उस पर रह सकते हैं, लेकिन अपने टाइम मैनेजमेंट को देखते रहिए, वो ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। इसके अलावा जो रिसोर्सेज़ के लिए आप देखें तो ऑनलाइन रिसोर्सेज़ बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। उसके लिए आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, अपना एक ग्रुप बना सकते हैं जहाँ पे आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। आप डेली रूटीन अपना एक बनाइए, अपने एक बड़ा प्लान बनाइए, उसको छोटे छोटे भागों में बनाइए। आपको वीकली क्या कंप्लीट करना है, मंथली क्या कंप्लीट करना है, इस हिसाब से आप आगे जाएंगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और यही मेरी आपको शुभकामनाएँ भी होंगी आप सभी को कि आप जो मैंने बताया है उस अनुभव से आपको कुछ मदद मिल सके, यही मेरी उम्मीद होगी। और डेली नॉलेज ट्रैक को मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मैं अपने अनुभव इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभ्यर्थियों के साथ साझा कर सका हूँ। धन्यवाद।